सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके टेट थर्ड सेमेस्टर के 5वें पेपर यानी कि सामाजिक अध्ययन विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर इन बहुविकल्पी क्वेश्चंस को हम 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। सारे विषयों के राजन सीरीज और पवन सीरीज के सारे बहुविकल्पी सारे के सारे अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस को करवा दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, सारे विषयों की क्लासेस की भी लिंक मिल जाएगी जो हाथों से लिख करके नोट्स बना के हमने पढ़ाए हैं, तो उनको भी आप देखते रहिए। तो चलिए बहुविकल्पी क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पवन सीरीज के भी प्रश्नों को मैंने 3 पार्ट में पढ़ाया है बहुत ही अच्छे से, तो आप उनको भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और ये हुआ था 1526 ईस्वी में, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? सलीम, फिरोज, खुर्रम या शहरयाज? राइट आंसर है सलीम। ठीक है, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? पुरंदर, रायगढ़, सिंहगढ़ या पुणे? दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़। ठीक है, 2023 के एग्जाम में यहाँ पर जितने भी प्रश्न आप देख रहे हो सब पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वास्को डिगामा भारत कब आया? आप सभी को पता है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी और ये 1498 ईस्वी में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रेयरी घास का मैदान है उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, अफ्रीका में या न्यूजीलैंड में? तो प्रेयरी नामक घास का मैदान कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। प्रेयरी, इस घास के मैदान का क्या नाम है? प्रेयरी नाम है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? नरौरा हमारे उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में तारापुर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, विश्व के प्रमुख मत्स्य पकड़ क्षेत्र पाए जाते हैं 40 से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, 30 डिग्री से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में, अलास्का तट पर या फिर 30 डिग्री से 60 डिग्री पश्चिमी अक्षांश में? तो दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, 40 से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश में मत्स्य पकड़ क्षेत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, मत्स्य मतलब मछली, तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे, जापान या ग्रेट ब्रिटेन? तो राइट आंसर है जापान। ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, कौन सा स्रोत अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? तो पारंपरिक ऊर्जा का मतलब होता है जिसको हम वर्षों से यूज करते हुए आ रहे हैं, जैसे कि पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, मिट्टी का तेल हुआ, एलपीजी गैस हुआ। ठीक है, और अपरंपरागत में ऐसे स्रोत आते हैं जो अभी नए हैं, जैसे कि पवन ऊर्जा हुआ, सौर ऊर्जा हुआ, इस तरीके से। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं इसमें कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, विद्युत यानी कि बिजली है, ये सब हम वर्षों से बनाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो अपरंपरागत स्रोत है जिन्हें हम अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कहते हैं, इसमें पवन ऊर्जा है, इसके अलावा सौर ऊर्जा भी मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम गोबर गैस बनाते हैं गोबर से, वो भी अपरंपरागत में आएगा। तो याद रखिएगा कि ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत में पवन ऊर्जा आ जाएगा, इसके अलावा सौर ऊर्जा आ जाएगा, ज्वार ऊर्जा आ जाएगा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, ये सब आ जाएगा। तो ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन संपूर्ति संसाधन नहीं है? जल, जल विद्युत, कोयला या पवन ऊर्जा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, कोयला, क्योंकि कोयला कभी भी खत्म हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण दोस्तों हुआ था तो 1 जनवरी 1949 को। ऑप्शन अ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक या विश्व बैंक? तो रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक का मेन कार्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर
13 पे आते हैं। तो भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक, याद रखिएगा। नोट पर क्या लिखा होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? रानीगंज नाम से एक मूवी आई है, मैंने आप लोगों को पवन सीरीज में भी बताया था। रानीगंज कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कोयला, यहाँ पर कोयला निकालने का काम होता है, कोयले खनन का। और जहां पर खनन होता है, जहां पर कोयला या इस तरीके की चीजों का खनन होता है, वहां पर बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 2018 में 2023 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, परमाणु शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र स्थित है? नागपुर, तारापुर, कोल्हापुर या कोलकाता? तो तारापुर में ही है परमाणु ऊर्जा घर। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 15 है, मुंबई हाई क्या है? पर्यटन स्थल, खनिज तेल क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र या ऊंचा समुद्र तट? तो ये खनिज तेल क्षेत्र है मुंबई हाई। क्वेश्चन नंबर 16 है, आणविक खनिजों में कौन सम्मिलित नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, जिरकन या जिप्सम? तो राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम। दोस्तों, यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, जिरकन, एंटीमनी, ग्रेफाइट ये सब आणविक खनिज हैं, लेकिन जिप्सम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, उत्तर प्रदेश में तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कभी कभी पूछ लिया है, ये मथुरा में स्थित है। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अभी अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, आप सभी लोगों ने देखा है कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की? राष्ट्रपति ने। तो ऑप्शन आ यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के साथ जितने सारे जो नेता थे, जिन्हें अलग अलग विभाग दिए गए, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा विभाग, ठीक है, सभी को भी शपथ किसने दिलाई थी? राष्ट्रपति ने ही दिलाई थी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, यदि कोई मंत्री अपना पद ग्रहण करते समय संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे कितने माह में संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है? यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे मंत्री बनाया गया है सरकार के द्वारा, और वो संसद का सदस्य नहीं है, तो उसे कितने माह के अंदर संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है? 4 माह, 6 माह, 3 माह या 10 माह? तो राइट आंसर है 6 माह। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है संसद के प्रति, सर्वोच्च न्यायालय के प्रति, लोकसभा के प्रति या राजस्व के प्रति? तो राइट आंसर है लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के नाम लिखिए। तो भारतीय संसद के दोनों सदन क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। और संसद 3 चीजों से मिलकर के बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। याद रखिएगा। तो राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, यहाँ हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया। दोस्तों, कोई भी समस्या हो तो आप कॉल करके, मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं, नोट्स के बारे में या किसी भी चीज के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो। क्वेश्चन नंबर 24 है, 2 सदनों के अतिरिक्त संसद का एक अंग है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि संसद 3 चीजों से मिलकर के बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो 2 सदनों के यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के अतिरिक्त संसद का एक अंग और कौन है? राष्ट्रपति। ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? आयकर, कारपोरेशन कर, सीमा शुल्क या उपहार कर? तो राइट आंसर दोस्तों इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर पूछा है? तो ये सीमा शुल्क है। बाकी आयकर, कॉरपोरेशन कर, उपहार कर ये सब प्रत्यक्ष कर है, ठीक है, लेकिन ये अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, यानी कि इसमें से कौन सा प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट कौन सा टैक्स है? तो उत्पादन कर, व्यापार कर, सीमा शुल्क या आयकर? तो सीमा शुल्क तो अभी आपने देखा है, यहाँ पर ये क्या है? अप्रत्यक्ष कर हो गया, तो ये तो आंसर है नहीं। इसके अलावा उत्पादन कर और व्यापार कर ये भी अप्रत्यक्ष कर में ही आते हैं। बचा कौन? आयकर। आयकर क्या है? एक प्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, बाबरनामा बाबर द्वारा लिखित एक महाकाव्य है, आत्मकथा है, कविताओं का संकलन है या धार्मिक पुस्तक है? तो बाबरनामा बाबर ने खुद अपनी आत्मकथा लिखी थी, और किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में लिखी थी।
तो ये बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ये कथन किसने कहा था? यह कथन शेरशाह ने कब कहे थे? मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था। यह सब शेरशाह ने कहे थे कौन से युद्ध के बाद? हुमायूं से चौसा युद्ध होने के बाद, मालदेव से युद्ध करने के बाद, राय सिंह की विजय के बाद या कन्नौज का युद्ध जीतने के बाद? राइट आंसर है मालदेव से युद्ध करने के बाद शेरशाह ने ये कहा था। क्वेश्चन नंबर 29 है, इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था? यानी कि जहां पर हम जा करके ईश्वर की आराधना करें। अकबर ने, औरंगजेब ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिरोज तुगलक ने? राइट आंसर है अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 30 है, मराठों का सर्वाधिक उत्थान किसके शासनकाल में हुआ था? संभाजी के काल में, शिवाजी के काल में, साहू जी के काल में या शाह जी के काल में? राइट आंसर है शिवाजी के काल में सबसे ज्यादा मराठों का उत्थान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 है, विलय नीति का संबंध किससे है? तो ये मैंने आप लोगों को पवन सीरीज में भी समझाया था कि जिन राजाओं के पास उनकी खुद की संतान नहीं होती थी, अंग्रेज उनके जायदाद को, उनकी संपत्ति को हड़प लेते थे, तो यही थी विलय नीति, यानी अपने में मिला लेते थे, विलय कर लेते थे। तो ये है ऑप्शन ब, डलहौजी। डलहौजी ने ये काम किया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? मुद्रा नीति, जो नोट हमारे पास आती है फिर हम उसको किसी और को देते हैं, जो हम कमाते हैं महीने में, वो उससे हम अपने घर का राशन खिलाते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं, अपने लिए खरीदते हैं बहुत सारी चीजें, फिर वो पैसे किसी और के पास जा रहा है, वो जो उसके पास दुकान वाले के पास गए वो पैसे भी वो कहीं और दे करके सामान लेके आ रहा है। तो पैसे क्या हो रहे हैं मार्केट में, एक तरीके से आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन जहां से पैसे आ रहे हैं, जहां पे फैक्ट्री में बन रहा है, ये सब काम कौन देखता है कि मार्केट में पैसा ज्यादा ना आने पाए या कम ना होने पाए? इन सब का ख्याल कौन रखता है? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, भारत में विदेशी व्यापार का नियंत्रण कौन सा बैंक करता है? स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक या फिर यूनियन बैंक? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ब, रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ही सारा काम करता है, विदेशी व्यापार हो, चाहे देश में मुद्रा का संचालन हो, देश का केंद्रीय बैंक है ये। तो बस याद रखिएगा, रिजर्व बैंक से क्वेश्चन आता भी एग्जाम में। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व का प्रथम सौर बिजली घर भारत के किस नगर में स्थापित है? मुंबई में, चेन्नई में, हैदराबाद में या बेंगलुरु में? तो राइट आंसर है हैदराबाद में, ऑप्शन स सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो तारापुर महाराष्ट्र में है, ये तीसरी बार मैं आपको बता रही हूँ। उत्तर प्रदेश में नरौरा है, तो यहाँ पर ऑप्शन स सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 है, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है? तो असम डिगबोई, असम डिगबोई, इस तरीके से आप याद रखिएगा, डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? असम में। क्वेश्चन नंबर 37 है, लोकसभा के अध्यक्ष का पद नाम क्या होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकपाल या स्पीकर? तो लोकसभा के अध्यक्ष को हम क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, लोकसभा के लिए राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है? 2, 10, 12 या 5? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 2। 2 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, उपराष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद में या लोकसभा अध्यक्ष में? तो कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियां होती है, हम सभी को पता है कि वो पावर किसके पास होती है? वो होती है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के पास, क्योंकि प्रधानमंत्री ही होता है जिसकी पार्टी सबसे ज्यादा बहुमत में आकर के सरकार बनाती है, और जो मेन डिसीजंस होते हैं वो कार्यपालिका ही लेती है, यानी कि जो डिसीजन देश के लिए बड़े बड़े डिसीजंस लेने होते हैं वो प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद ही मिल करके लेता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? तो ये पहले बता चुकी मैं कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संसद का प्रमुख कार्य क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव करना, बजट पारित करना, प्रधानमंत्री का चुनाव कराना या मंत्रिपरिषद का निर्माण करना? राइट आंसर है बजट पारित करना, ऑप्शन स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 42 है अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार कौन थे? तो कौन थे? तानसेन थे। ऑप्शन 10 सही जाएगा। 2019 में 2023 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, पानीपत का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध या कर्नाटक युद्ध? राइट आंसर है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 है, सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड हेस्टिंग ने या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ब, लॉर्ड वेलेजली ने। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? तो गिर वन कहाँ है? गुजरात में। ग से गिर और ग से गुजरात। ऑप्शन आ राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, रबड़ किस प्रकार के वनों का वृक्ष है? तो रबड़ सदाबहार वनों का वृक्ष है। ऑप्शन नंबर बा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? बहुत अच्छा आंदोलन है दोस्तों। वनों की रक्षा हेतु, जल संरक्षण हेतु, ऊर्जा संरक्षण हेतु या इनमें से कोई नहीं? तो चिपको आंदोलन है वनों की रक्षा के लिए। ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जब लोग पेड़ काटने आते थे तो लोग आसपास के लोग जो पेड़ों को बचाना चाहते थे वो लोग पेड़ों के पास जाकर के चिपक जाते थे, वो छोड़ते नहीं थे पेड़ों को। इस तरीके से पेड़ों को बचाने का अभियान चला था। क्वेश्चन नंबर 49 है, केंद्र सूची का विषय नहीं है, रेलवे, बैंक, विदेशी मामले या शिक्षा? जो शिक्षा है, एजुकेशन है हमारे देश में, इस पर केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी कानून बनाती है। तो ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो हमारे देश में 2 सदन है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो आपको पता है कि राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। तो लोकसभा में 25 साल न्यूनतम आयु कम से कम होनी चाहिए और जो राज्यसभा होती है इसमें 30 साल होनी चाहिए कम से कम आयु, ठीक है, सदस्य बनने के लिए। तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। तभी आप देखिए कि 25 वर्ष के सांसद कई सारे चुन करके गए हैं, जो 25 वर्ष पूरा करके गए हैं। कई सारे सांसद है इस साल जो चुने गए हैं, लड़कियां चुनी गई हैं 25 साल से ऊपर की। 25 साल से कम के अगर आप हो तो आप लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन 25 साल से ज्यादा के अगर आप हो तो आप लड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है? कौन सा अधिकार नहीं है? तो देखिए, संकटकालीन स्थिति में घोषणा करने का अधिकार है, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति और पदच्युत करने का अधिकार है, संसद को भंग करना तथा नए चुनाव के लिए आदेश देना, इसके अलावा लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति व पदच्युत करना। तो संसद को भंग करना तथा नए चुनाव के लिए आदेश देना ये भी कर सकते हैं, लेकिन लोकसभा के सदस्यों का नियुक्ति व पदच्युत करना, क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं आप सभी को पता है कि ये तो एक तरीके से प्रत्यक्ष रूप से मतदान होता है और देश की जनता इनको चुनती है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ये राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे या 48 घंटे? तो 24 घंटे अंधेरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ है, गेरू, चांदी, अब्रक या बर्फ? तो ये अब्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, कर्नाटक के कैगा में स्थित है विद्युत उत्पादन केंद्र, परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र, रेलवे इंजन उत्पादक केंद्र या एल्यूमिनियम उत्पादक केंद्र? तो कर्नाटक के कैगा में परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र स्थित है। ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में डाक प्रणाली कब से प्रारंभ हुई थी? तो 1766 ईस्वी में सबसे पहले भारत में डाक शुरू हुआ। तो यहाँ पर 1866 दिया, ये गलत है दोस्तों। तो राइट आंसर है 1766। आपके पवन सीरीज में भी था, वहां भी मैं पढ़ा चुकी हूँ 1766 में। आप इसको सर्च करके भी देख सकते हो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपने मोबाइल से। भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ हुई 1766 से, लेकिन उसके बाद डाक विभाग की स्थापना या बहुत सारी चीजें उसके बाद हुई, ठीक है, लेकिन शुरुआत हो गई थी 1766 में ही। तो यहाँ पर प्रारंभ ही पूछा है, शुरुआत ही कब हुई थी यही पूछा है।
क्वेश्चन नंबर 57 है इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाले www का वास्तविक मतलब क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। तो राइट आंसर ऑप्शन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ क्योंकि शेर शाह की सेना अधिक शक्तिशाली थी, हुमायूं की सेना ने बगावत कर दी थी, हुमायूं की युद्ध करने की पद्धति अच्छी नहीं थी, या बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाने व्यर्थ हो गए थे। तो हुमायूं क्यों हारा था? क्योंकि बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाने व्यर्थ हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 59 है रेंज क्या है? पशुओं के बाड़े को, मनुष्यों के घर को, जंगलों के पुंज को या पर्वतों की श्रेणी को? तो रेंज जो है, आपको रेंज भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा। ये पर्वतों की श्रेणी को कहते हैं रेंज। क्वेश्चन नंबर 60 है वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। जो धन विधेयक होता है जिसे हम वित्त विधेयक भी कहते हैं, ये केवल लोकसभा में पेश होता है, राज्यसभा में पेश नहीं होता है। तो ऑप्शन अ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? बहराइच, फतेहपुर सीकरी, जौनपुर या अजमेर? तो दोस्तों शेख सलीम चिश्ती का मकबरा यहाँ पर पूछ रहा है। तो जो मकबरा स्थित है ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, दरगाह नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 62 है विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है दोस्तों जिनेवा में। क्वेश्चन नंबर 63 है धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, इटली या जर्मनी? तो राइट आंसर है जर्मनी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पर भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1966-67 में हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन अ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है विश्व का सबसे प्राचीन देश कौन है? नेपाल, चीन, ब्रिटेन या जापान? तो सबसे अधिक पुराने देशों में चीन पहले आता है, फिर जापान, फिर और बहुत सारे देश आते हैं, फिर भारत भी आता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा, ऑप्शन ब। इस तरीके से 65 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया। अगली क्लास में फिर 65 क्वेश्चंस को देखेंगे। फिर इस तरीके से अगली क्लास में भी सारे के सारे क्वेश्चंस को हम खत्म कर देंगे। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे नोट्स नहीं देखे दोस्तों तो नोट्स को आप लोग जरूर देखिए, पढ़िए। बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को अपने हाथों से लिख करके 8 के 8 विषयों को पढ़ाया। अगर आपको सारे विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, क्लासेस, मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप में। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और आप कांटेक्ट करके हमसे फोन करके या कॉल करके या फिर आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो। अगर अगर आप ऐप को डाउनलोड करने के बाद आगे की क्या प्रक्रिया है नहीं समझ पा रहे हो, तो ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी। ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया है, सारी बातें आपको यहाँ पर आप फोन करोगे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्लीज शेयर भी कर दीजिए। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।